होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन किसान चिंतन शिविर में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की शिरकत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, किसान हमारे देश का राजा, कांग्रेस से ही रही किसानों की हितैषी। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा कि 2019 की अपेक्षा कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया बेहतर प्रदर्शन और भाजपा ने अपनी ताकत के बल पर कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में किया शामिल। सूबे के कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में की शिरकत। कृषि विभाग के अंतर्गत चयनित 31 अभ्यर्थियों को प्रदान किया नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू। 14 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू। भाजपा ने प्रत्याशी चयन को लेकर तेज कर दी प्रक्रिया। शहरी विकास विभाग बिजली बचाने के लिए सोलर लाइट का करेगा अधिक इस्तेमाल। एमडी के वीसीए बंशीधर तिवारी ने बताया, अब रोड किनारे जितनी भी लाइट लगाई जाएगी सभी सोलर चार्जर से लाइट होगी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। इन विधानसभाओं में 14 जून से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। भाजपा ने प्रत्याशी चयन को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि दोनों सीटों पर प्रचंड बहुमत की जीत हासिल करने के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है, जिसके लिए पार्टी ने दोनों विधानसभाओं में 2-2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। क्षेत्रीय समीकरण से संदर्भित सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके प्रत्याशियों का मूल्यांकन भी करेंगे और उसकी रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे। और प्रदेश नेतृत्व की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक है, उस बैठक में विचार विमर्श के बाद केंद्रीय नेतृत्व को 3 नामों का पैनल भेजा जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशी का नाम फाइनल करेंगे और मुझे लगता है जल्दी ही हम प्रत्याशी की घोषणा भी करेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा को इस बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। इससे पहले पिछली सरकार में नैनीताल लोकसभा से सांसद अजय भट्ट को केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया था। हल्द्वानी पहुंचे अजय भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह पार्टी के सच्चे सिपाही है और सिपाही को जिस भी मोर्चे पर भेजा जाता है उसे वह करना होता है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि वह अब सांसद बनकर जनता की दिन रात सेवा करेंगे और सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम लोग तो सिपाही हैं, जहां पार्टी लगाती है वहां डरते हैं। हमारा सांसद हो, हमारा विधायक हो, सब मंत्री हैं, हम कार्यकर्ता हैं। हमारे मंत्री सब कार्यकर्ता हैं, मंत्री भी कार्यकर्ता हैं, हम सब भी कार्यकर्ता हैं। मैं परसों तक मंत्री ही था और इसके बाद दूसरे का नंबर आया। उससे पहले कोई और मंत्री था, जब मेरा नंबर आया। तो कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता को ऐसा सोचना ही नहीं है। मैं तो कभी नहीं सोचता हूँ। और फिर मेरा तो स्लोगन है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। फिर इसमें कोई चिंता का कहाँ विषय है। काम करना है,
काम करने का मौका देखिए कितना अच्छा मिल रहा है। मैं लोगों के बीच में आज मैं दिन भर कई लोग जहां पर दुर्घटनाएं हुई थी वहां भी मिला हूं, हॉस्पिटल में भी मिल रहा हूं। रात को रामलीला हो रही है, रामलीला में भी जाऊंगा। तो ये तो मंत्री भी होता तब भी करता, बल्कि इतना नहीं कर पाता। हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला में चल रहे 3 दिवसीय किसान चिंतन शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान हमारे देश का राजा है। कांग्रेस हमेशा से ही किसानों की हितैषी रही है, वहीं वे आज किसानों का स्वागत करने आए हैं। किसान यूनियन इस चिंतन शिविर के जरिए जो भी फैसला लेगा उस पर कांग्रेस उनके साथ है। मैं उनको प्रणाम करने आया। किसान हमारे देश का राजा है क्योंकि वो अन्नदाता है। वो हमारे जीवन को संरक्षण देता है अपनी मेहनत से, परिश्रम से। फिर इस बार अंबावता जी ने मुझको कहा तो मैंने कहा मैं दौड़ा आऊँगा। मैं आकर के उनको प्रणाम किया और उत्तराखंड के लोगों की तरफ से उन सब का स्वागत किया। मैं उन सब का स्वागत करता हूँ जो यहाँ आए हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2019 की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया और वे इस प्रदर्शन को और भी बेहतर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी ताकत के दम पर कांग्रेस नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल किया है, लेकिन जनता से मिली ताकत पार्टी के संघर्ष में काम आएगी। उन्होंने जनता का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों पर जनता को हमारा साथ देना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की हार का मुख्य कारण पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता किसी न किसी लालच में भाजपा को समर्थन कर रहे थे। समस्त उत्तराखंड की 5 लोकसभा क्षेत्र की जनता को, वहां के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें जो समर्थन दिया, हमें जो साथ दिया, उसके लिए हम सब कांग्रेस में उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारी कुछ कमियां रह गई, जिन कमियों को हम भविष्य में पूरा करेंगे। बात यहाँ यह है कि इस लोकसभा क्षेत्र में, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में क्या खोया क्या पाया। मैं समझता हूं कि हमने बहुत कुछ पाया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हम पिछले मार्जिन को करीब आधा लाने में सफल रहे। जो पिछले बार 2019 में जो रिजल्ट आए थे वो आधे तक हमने उसको रिकवर किया। उत्तराखंड में 2 रिक्त विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अधिकारी आगे की तैयारी में जुट गए हैं। इसी क्रम में बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर अपर निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह ने वीसी कक्ष में सभी एआरओ और नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को आयोग के निर्देशानुसार चुनाव संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई थी, जबकि मंगलौर में बसपा विधायक सरवत करीम के देहांत होने के बाद खाली हुई थी। इन दोनों सीटों के लिए 10 जुलाई को वोटिंग, जबकि 13 जुलाई को नतीजे आने हैं। शहरी विकास विभाग अब बिजली बचाने के लिए सोलर लाइट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने जा रहा है। अब इसके लिए कवायद तेज की जा रही है। देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में अब सोलर पावर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। एमडी के वीसी बंशीधर तिवारी ने बताया कि अब रोड किनारे जितनी भी लाइट लगाई जाएंगी वह सभी सोलर चार्जर लाइट होंगी। इसके साथ ही जितने भी इन क्षेत्रों में ईवी पावर पॉइंट होंगे अब वह सभी सोलर पावर से ही संचालित किए जाएंगे। नहीं, बिल्कुल जो ओपन एरिया है, जो सर्कुलेशन एरिया है, जो सेटबैक का एरिया है, उसमें बाहर जो भी लाइट्स लगेंगी वो 100% अब सोलर लाइट्स ही लगाई जाएंगी। जो ईवी चार्जर मैंडेटरी किया गया है उसको भी सोलर से ही किया जाएगा। नहीं, देखिए, अगर एमडीए की मैं बात करूँ, अभी हमने जो एक लमसम एक आइडिया निकाला था, हमने कई हाई मार्क्स लाइट पूरे शहर में लगाई हैं और एक लाइट की जो बिल आ रही है यूपीसीएल की वो लगभग 5,000 से 6,000 रुपये आ रही जो हम दे रहे हैं। एक तो उनके कन्वर्जन का भी हमने प्रयास किया है, शुरू भी कर दिया है कि उसको सोलर लाइट्स में कन्वर्ट करें। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग जो ऊर्जा है उसकी बचत कर पाएंगे।
उत्तराखंड के कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून हाथी बड़कला स्थित अपने शासकीय आवास में आयोजित नियुक्ति पत्र पर वितरण समारोह में कृषि सहायक अधिकारी के पद पर चयनित 31 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान गणेश जोशी ने सभी नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से आप एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि जो भी काम करे उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करें। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 के 31 लोगों को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनका वितरण होना था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को वितरण समारोह में उड़ीसा जाना पड़ा, और क्योंकि ये बच्चे बहुत दूर दूर से आए हैं, पिथौरागढ़, चमोली, विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों से आए हैं, उनको मेरे द्वारा अपने अधिकारियों के साथ आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र हम वितरित कर रहे हैं। फोर्टिफाइड राइस को लेकर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूपीएस ने खाद्य पूर्ति विभाग चमोली के साथ जिला पंचायत सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। भारत सरकार की ओर से आए प्रशिक्षकों ने जनपद के समस्त खाद्य पूर्ति निरीक्षकों को फोर्टिफाइड चावल कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से विटामिन मिनरल मिलाया गया है, जैविक चावल और कृत्रिम चावल में अंतर समझाया। आम जनता में बहुत भ्रांति है कि जो सरकार द्वारा चावल आ रहा है उसमें प्लास्टिक का चावल आ रहा है, तो ये एक्चुअल में गलत धारणा है लोगों की। जो चावल आ रहा है उसके अंदर फोर्टिफाइड राइस कर्नल ऐड किए गए, तो जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल है वो चावल के आटे से ही बनते हैं। चावल को पीस के उसके अंदर आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 को डाला जाता है और फिर एक्सट्रूजन मशीन से उस चावल के आटे को चावल के दाने का आकार दिया जाता है। तो जो लोगों में भ्रांतियां हैं कि ये प्लास्टिक का चावल है, वो प्लास्टिक का चावल नहीं है, वो चावल के आटे के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स ऐड करके उसको दोबारा चावल का आकार दिया जाता है और फिर चावल में मिक्स किया जाता है 1:100 की रेशो में। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज का हाथी डगर पर्यटन जोन इन दिनों लोगों को खूब पसंद आ रहा है। पर्यटक सुबह और शाम की पाली में जंगल सफारी कर रहे हैं। हाथी डगर पर्यटन क्षेत्र न केवल आय का एक बड़ा स्रोत साबित हुआ है, बल्कि इससे आसपास के बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिला है। अधिकारी ने बताया कि उद्घाटन में महज 4 महीने में ही सरकारी खजाने में 15 लाख रुपए से ज्यादा का राजस्व जमा हुआ है। वन विभाग ने कार्बेट पार्क में पर्यटकों के दबाव को कम करने के उद्देश्य से हाथी डगर पर्यटन जोन शुरू किया गया था। इसका शुभारंभ मार्च महीने में कुमाऊं प्रमुख प्रसन्न कुमार पात्रा और रामनगर के भाजपा विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया था। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत जो हमारा टूरिज्म गतिविधियों को लेकर के उत्तराखंड सरकार की जो नीति पेश हम लोगों ने जो प्रयास किया है, तो अभी तक जो हमारा फाटो जोन काफी प्रसिद्ध हो रखा था, उसी को देखते हुए हमने जो है कि एक नया हाथी डगर जोन खोला। तो वो मार्च में भी खुला है और उस हाथी डगर जोन में भी इतना तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और अच्छा खासा उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू और जो है और चीजें प्राप्त हो रही है, रोजगार प्राप्त हो रहा है लोगों को। हाथी डगर में जो हमारे वाहन चालक हैं, गाइड्स हैं और जो स्वयं सहायता समूह हैं, इन सभी को लोग जो है सबको अच्छा रोजगार मिल रहा है। लगभग 15 लाख रुपए हम मार्च से लेकर के अब तक का रेवेन्यू उसमें प्राप्त कर चुके हैं, जो कि काफी शुरुआत के हिसाब से बहुत अच्छा है। और केदारनाथ धाम में पैदल यात्रा मार्ग पर घोड़े और खच्चरों के संचालकों पर प्रशासन पैनी नजर है। यही कारण है कि जानवरों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं नियमों का पालन न करने पर उसे ब्लॉक करने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में अब तक 951 घोड़ों और खच्चरों को ब्लॉक किया जा चुका है, जबकि 3,315 पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद 1,086 पशुओं का इलाज किया। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने पर 6 मालिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, जबकि 93 घोड़े और खच्चरों को अनफिट पाए जाने पर यात्रा से बाहर कर दिया गया।
10 मई से शुरू हुई यात्रा के दौरान अब तक 32 घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी है। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पिछले यात्रा की तुलना में मौतें कम हुई हैं। आपको बता दें, पशुपालन विभाग से घोड़ों और खच्चरों का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही यात्रा रोटेशन के अनुसार आयोजित की जा रही है। शांति नगर मोहल्ला, ये क्या नाम है, ये मकान हमारा ही है, ट्रांसफार्मर की बराबर वाला मकान हमारा ही है। और इतनी तगड़ी आग लगी, ये कार खड़ी इनकी सामने वालों की, कार भी जल गई और मैंने बच्चों को निकाले इधर को, बच्चे भी जल जाते हमारे, और बकरा है एक, बकरे को भी लेकर भागे हम। उसमें भी बिल्कुल सटा के गाड़ी खड़ी थी, तो वो गलत तरीके से गाड़ी खड़ी थी, उससे भी कुछ आग बढ़ी थी। और बढ़ने के बाद हमारे यहाँ गाड़ी पहुंचने के बाद गाड़ी ने आग को कंट्रोल पाया, बड़ी गाड़ी पहुंच नहीं पाई, छोटी गाड़ी भी। तेज गर्मी के मौसम में एक बार फिर अल्मोड़ा के जंगलों की आग धधकने लगी है। आग से उठते हुए धुएं के कारण पहाड़ों में धुंधी छाई हुई है। वहीं अब तक वन प्रभाग डिवीजन में इसके 83 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 120 हेक्टेयर से भी ज्यादा जंगल जलकर खाक हो गए हैं। वहीं आग के चलते अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जंगलों में आग लगी हुई है और हमारे साथ महिला मंगल दल के कम से कम 8 या 10 गांव की महिलाएं इस आग को बुझाने में लगी हुई हैं, क्योंकि अभी जो है कम से कम 4 अलग अलग क्षेत्रों में आग लगी हुई है, जहां पर हमारे वन विभाग के लोग और जंगल के दोस्त और जो है महिला मंगल दल और भी अन्य लोग जो जंगलों से प्यार करते हैं, वो लोग इस पूरी मुहिम में लगे हुए हैं। देखिए, जितने भी हमारे घटनाएं होती हैं, चाहे वो आरक्षित वन में हो या सिविल वन में हो या वन पंचायत में, उसकी हम डेली रिपोर्ट भेजते हैं उच्च स्तर को। तो जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है हमारा, जो हम उच्च स्तर को प्रेषित किए हैं, उसके हिसाब से जो कुल घटनाएं हमारे डिवीजन में हुआ है वो 81 है। और यदि हम एरिया की बात करें तो टोटल जो अफेक्टेड एरिया है वो 119.6 हेक्टेयर हुआ है, जिसमें आपको जैसा बताया मैंने कि आरक्षित वन भूमि भी सम्मिलित है, सिविल फॉरेस्ट भी सम्मिलित है और वन पंचायत भी सम्मिलित है। हरिद्वार के झबरेड़ा पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 तमंचे और एक चाकू के साथ लूटी गई बाइक बरामद की गई है। आरोपियों ने इकबालपुर रोड पर निर्माणाधीन हाईवे के पास युवक को अपना निशाना बनाया था और तमंचे की नोक पर बाइक, मोबाइल, नकदी और पर्स लूटकर फरार हो गए थे। थाना झबरेड़ा के इकबालपुर पुलिस चौकी के पास में 9 तारीख की रात को ऋतिक द्वारा पुलिस को यह बताया गया था कि उसके साथ में 4 अज्ञात युवकों द्वारा लूट की गई थी, जिसमें उसकी बाइक, मोबाइल और उसके जो भी नकदी है वो सारी छीन ली गई थी। तत्काल थानाध्यक्ष द्वारा इस पर कार्रवाई करते हुए 392 में अभियोग पंजीकृत किया गया और पूरी टीम को लगाते हुए आज 4 युवकों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। चारों ही युवक जो है वो या बागपत के और अन्य शहरों के हैं, बागपत के, मुजफ्फरनगर के और एवं सोनीपत के भी हैं। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे, जो कि उत्तरकाशी से सामने आ रही है। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। बड़ी खबर आपको बता दें उत्तरकाशी से, आपको बता दें यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। सड़क से 15 से 20 मीटर नीचे गिरी बस। हादसे में एक महिला की मौत और 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक 27 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। इस हादसे में एक महिला की मौत और 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। घायलों का जिला अस्पताल उत्तरकाशी में इलाज जारी है। आज जो है रात में 9 बजे लगभग डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि गंदानी के पास में एक बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस का नंबर UK 06PA1218 जो कि उधम सिंह नगर की है। इसमें अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार 27 लोग थे। इनको जो है तुरंत ही जो है पुलिस जो थी वहाँ पे पास में पुलिस चौकी थी और होमगार्ड थे, तो उन्होंने और लोकल लोगों की मदद से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया। बाकी SDRF, NDRF, फायर और बाकी सब लोग ने भी जो है इसमें आके जो है तुरंत ही
की इस रेस्क्यू ऑपरेशन का अंजाम दिया गया, जिसमें सभी लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी जो है 27 में से जो है 26 लोग जो है इंजर्ड हैं और उन लोगों को जो है PHC भटवाड़ी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी भेज दिया गया है। एक महिला जो है जो है वो जो है मृत बताई जा रही है। बाकी सब लोग जो है इंजर्ड हैं, बट अभी सब लोग जो है डॉक्टर के अनुसार जो है सभी लोग ठीक है। एक के सर में चोट है, वो क्रिटिकली इंजर्ड है, उसको हायर सेंटर रेफर करने पे विचार किया जा रहा है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TV 94 के साथ। नमस्कार।